हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में भाई हमने मोल को कैलकुलेट करना सीखा था। उसके हमने 3 मेथड्स किए थे। अगर मास गिवन है तो डिवाइड बाय मोलर मास, नंबर गिवन है तो डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, और अगर हमें वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी गिवन है तो डिवाइड बाय 22.4। उसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, एक दूसरे में कन्वर्जन किया था। उसी के ऊपर बेस्ड कुछ और वैरायटी के क्वेश्चंस पूछता है, जिसको आज के टॉपिक में हम कंटिन्यू करते हैं। आज का टॉपिक है मोल इन्वॉल्विंग यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड को इन्वॉल्व करके कैसे मोल को निकालेंगे, सबसे पहले उसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 556 ग्राम ऑफ FeSO4.7H2O। हमें मास ऑफ वाटर बताना है भाई 556 ग्राम FeSO4.7H2O में। तो हम कैसे बता सकते हैं, इस पूरे का मोलर मास निकाल लें। कैसे निकाल सकते हैं? आयरन का 56, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 एंड वाटर का भी ऐड कर दो 7 इंटू 18। इस सबको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू जाएगी वो वैल्यू आएगी हमारे पास ये 278। सो हम कह सकते हैं 278 ग्राम ऑफ FeSO4.7H2O कंटेन, कितना होगा हमारे पास? इस वाटर का वेट 7 इंटू 18, तो ये हमारे पास आ जाएगा 126 ग्राम वाटर। ये आ जाएगा भाई 126 ग्राम वाटर। अगर ये 1 ग्राम होता तो कितना वाटर इसके अंदर होगा? 126 डिवाइडेड बाई 278। और अगर ये हमारे पास दिया है 556 ग्राम, तो हमारे पास कितना आएगा? 126 डिवाइड बाई 278 इंटू 556। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर जाएगा दैट विल बी 252 ग्राम। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा भाई इसका 252 ग्राम। वापस से देखिए क्या किया हमने, इस पूरे का मोलर मास निकाल लिया। पूरे का मोलर मास कैसे निकाला? सबको ऐड किया, वो आया 278 ग्राम। इस कंपाउंड में वाटर कितना प्रेजेंट है? 7 इंटू 18 दैट इज 126 ग्राम वाटर। 1 ग्राम में कितना होगा? देन 556 में कितना होगा? ये सिंपल यूनिटरी मेथड अप्लाई किया, आंसर जो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी 252 ग्राम। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारे पास, ए सैंपल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट कंटेन 3.18 मोल हाइड्रोजन एटम्स, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द सैंपल। इसने ये एक सैंपल दिया है हमारे पास अमोनियम फॉस्फेट का। इसके अंदर कहा है हाइड्रोजन एटम के जो मोल्स हैं वो हमारे पास दिए हैं 3.18। हमें बताना है कि ऑक्सीजन एटम के मोल यहाँ कितने होंगे। तो देखिए, अगर हम यहाँ देखें 4 3 12 अगर हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास? 4। सो हम कह सकते हैं, यूनिटरी मेथड अप्लाई कीजिए, 12 हाइड्रोजन एटम H एटम्स, तो हमारे पास कितने ऑक्सीजन के एटम्स होंगे? 4 ऑक्सीजन एटम। और अगर ये 1 हो तो 4/12 होगा। और अगर ये वैल्यू हमें कितनी दी है? 3.18 मोल हो, तो ये कितनी जाएगी वैल्यू? 4/12 इंटू 3.18 मोल्स। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 1.06 मोल ऑक्सीजन एटम्स। सो ये आ जाएगा भाई। सो ये हमने यूनिटरी मेथड अप्लाई किया। कैसे किया? रेफरेंस देखा, 12 हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन है 4, 1 है तो 4/12, और ये हमें गिवन है कि अगर ये 3.18 मोल होता, 3.18 मोल, सो आंसर विल बी 1.06 मोल ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है भाई? इसके बाद हम आगे थोड़ा सा और चेंज करते हैं स्टेटमेंट को और नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारे पास, फाइंड द मास ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन 3 ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला पता है आप लोगों को? यूरिया जो होगा, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। सॉल्यूशन थर्ड वाले का अगर हम बात करें यूरिया की, यूरिया होता है हमारे पास फॉर्मूला NH2
काफी कॉमन है भाई, बहुत यूज में आएगा ये, तो आपको याद होना चाहिए ये NH2CO NH2, ये फॉर्मूला हमारे पास यूरिया का होगा। अब इस यूरिया के फॉर्मूले से हम लोग क्या आइडिया लगा सकते हैं, इस पूरे का मास अगर आप ऐड करोगे तो हमारे पास 60 जाएगा, 60। जैसे नाइट्रोजन का 14 + 14, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का, और ऐड कर दोगे तो अपने पास जो टोटल मास जाएगा यहाँ पर दैट विल बी 60। अब इसने पूछा है फाइंड द मास ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन 3 ग्राम ऑफ यूरिया। अगर यूरिया 3 ग्राम हो तो कितना हाइड्रोजन होगा, तो 60 ग्राम में हाइड्रोजन कितना है, 2 + 2 दैट इज 4। तो हम कह सकते हैं यहां से कि 60 ग्राम यूरिया कंटेन कितना, 4 ग्राम हाइड्रोजन। तो ये रेफरेंस के लिए कितना दिया है, अगर ये 1 ग्राम होता देन क्या जाता 4/60, और हमें दिया है ये 3 ग्राम अगर यूरिया होता, तो हम क्या कहते, देन आंसर विल बी 4/60 × 3। सो अगर इसको काटेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4/20 दैट इज 1/5 मोल्स, 1/5 ग्राम्स, 1/5 ग्राम्स। बोलो क्लियर है भाई। सो ऐसे हो जाएगा, वापस से देखो यूरिया का ये फॉर्मूला है, 60 ग्राम अगर यूरिया है तो हाइड्रोजन कितना है, 2 + 2 दैट इज 4। अगर ये 1 ग्राम होता तो हाइड्रोजन कितना होता, 4/60, और अगर ये 3 ग्राम होता तो आंसर कितना जाता हमारे पास, 1/5 ग्राम। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ K4FeCN6। अगर ये 0.5 मोल होता तो बताओ कार्बन कितना होगा। तो अगर ये 1 मोल है तो देखो, सो हम सॉल्यूशन अब किसका देख रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन का। सो 1 मोल K4FeCN6 के अंदर कितना कार्बन है, 1 मोल K4FeCN6 कंटेन 6 कार्बन, 6 मोल कार्बन कंटेन 6 मोल कार्बन। अगर ये 0.5 मोल होता तो ये कितना हो जाता, हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 × 0.5 मोल। सो यहां से हो जाता हमारे पास 3 मोल कार्बन, 3 मोल कार्बन। अब कार्बन के हमारे पास भाई मोल्स आ गए हैं, मोल से इसने मोल नहीं पूछा है, फाइंड द मास ऑफ कार्बन। अब कार्बन का मोलर मास, मोल अगर हमारे पास आ जाए, नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ऐसे कर लो। मोल्स हमें दिए हैं 3, मोलर मास कार्बन का कितना होगा, दैट विल बी, वेट हमें निकालना है, ये 12 होगा, सो W विल बी 3 × 12 दैट इज 36 ग्राम। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है। सो ये थर्ड क्वेश्चन ये था, ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन था, थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर। अब हम नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है, फाइंड द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच कंटेन्स 8 ग्राम ऑक्सीजन। 8 ग्राम अगर ऑक्सीजन है तो कैल्शियम कार्बोनेट हमें कितना लेना पड़ेगा। सो देखिए ये हमारे पास है फिफ्थ। कैल्शियम कार्बोनेट का अगर आप मोलर मास निकालेंगे तो हमारे पास इसका जाएगा 40 + 12 + 6 × 3 48, तो इसका आ गया टोटल 100। सो 100 ग्राम के अंदर ऑक्सीजन कितना है, 48। तो देखिए 48 ग्राम ऑक्सीजन किसके अंदर है, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में।
1 ग्राम ऑक्सीजन किसके अंदर होता, 100 डिवाइडेड बाय 48 ग्राम CaCO3। अब इसने कितना पूछा है, 8 ग्राम ऑक्सीजन के लिए पूछा है। सो 8 ग्राम ऑक्सीजन के लिए हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 48 ग्राम। सो सोल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 16.6 ग्राम। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13.4 ग्राम Na2SO4.XH2O gives 6.3 gram water on strong heating. Find value of X. So इसने कहा अगर इसको हीट करते हैं, हीट कितना किया, 13.4 ग्राम। सो उससे जो ये वाटर है यहाँ पर, दिस इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हीट करने से ये वाटर इवेपोरेट होगा, यहाँ से निकल के जाने की कोशिश करेगा। तो इसने कहा अगर ये वाला जो कंपाउंड है इसमें इसका वेट 13.4 ग्राम अगर हमने लिया तो यहाँ से 6.3 ग्राम वाटर इवेपोरेट हो गया, लूज कर दिया इसने एक तरीके से। सो इसने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इस एक्स की वैल्यू बताओ। सो इस पूरे का हम मोलर मास निकाल लें। अगर हम इस पूरे का मोलर मास निकालेंगे तो हमारे पास आएगा, इसको ऐड करो, सल्फर ऐड करो, ऑक्सीजन ऐड करो और ये सारा ऐड करो। सो ये हमारे पास आएगा 148, तो Na2SO4 का हो जाएगा। सोडियम का 23 इंटू 2, सल्फर 32 एंड ये 16 इंटू 4। सो ये हो गया 148। और वाटर का कितना बताया था मैंने, 16 प्लस 2 दैट इज 18 और इंटू एक्स, सो प्लस 18x। इतने सॉल्यूशन 148 प्लस 18x ग्राम Na2SO4.XH2O के अंदर है, कंटेन्स 18x ग्राम वाटर। सो देखो भाई, इतने पूरे कंपाउंड के अंदर वाटर कितना है, 18x। सो ये है। अब ये इसने कितना दिया है रेफरेंस के लिए, अगर ये 1 ग्राम होता तो इसके अंदर वाटर कितना होता, 18x डिवाइडेड बाय 148 प्लस 18x। और इसने दिया है हमें कि भाई ये लिया है हमने 13.4 ग्राम। सो अगर ये 13.4 ग्राम अगर हम ले ले तो वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ पर, 18x अपॉन 148 प्लस 18x इंटू 13.4, कितने ग्राम वाटर आ जाता। और इसकी वैल्यू दी है उसने, दिस वैल्यू इज 6.3 ग्राम, तो इसको उठा के 6.3 ग्राम के इक्वल पुट कर दो। 18x डिवाइडेड बाय 148 प्लस 18x इंटू 13.4 दैट इज 6.3। यहां से सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी। अब ये 6.3 क्यों किया है भाई, ध्यान से सुनिए। जब हमें पता है अगर ये पूरे का वेट 148 प्लस 18x है, अगर ये पूरा हीट कर दें तो ये कितना वाटर लूज कर सकता है, 18x, क्योंकि इसके अंदर है ही 18x ग्राम। अगर ये 1 ग्राम होता तो इसमें इतना वाटर होता, ये लूज कर सकता था। अगर ये 13.4 ग्राम है तो ये कितना वाटर आता, इतने ग्राम, और इसकी वैल्यू इसने दी है 6.3, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हीटिंग दी है तो सारे का सारा लूज हो जाएगा। सो ये वैल्यू 6.3 के इक्वल पुट की, सोल्व किया तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 7। क्लियर है। सो ये सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे जो यूनिटरी मेथड को इन्वॉल्व कर रहे थे। मेथड। अब हम हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, परसेंटेज कैलकुलेशन। बहुत ही आसान टॉपिक है, आप लोगों को वैसे भी आता होगा परसेंटेज कैलकुलेट करना। कैसे परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू 100। माना आपका 80 मार्क्स का पेपर हुआ, उसमें आपके मार्क्स आए 70, सो आपकी परसेंटेज क्या होगी, मार्क्स ऑब्टेन दैट इज 70 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स दैट इज 80 इंटू 100। सेम यहाँ पर है। अगर किसी भी एलिमेंट की हमें परसेंटेज निकालनी है बाय मास, तो मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100, बाय मोल, मोल ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइड बाय टोटल मोल इनटू 100। जैसे क्वेश्चन दिया है, फाइंड द परसेंटेज बाय मास ऑफ कार्बन इन मीथेन। मीथेन का क्या फॉर्मूला दिया है, CH4 होता है मीथेन का फॉर्मूला।
सो परसेंटेज बाय मास क्या होगी इसकी, यहां से क्या कह सकते हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालनी है, बाय मास। तो क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं जिसकी परसेंटेज निकालें उसका मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड दैट इज मीथेन इनटू 100। अब यहां पर मास ऑफ कार्बन देखो, एक मीथेन के अंदर कार्बन का मास कितना है, यहां पर 12 ग्राम। एक मोल के अंदर अगर बात करें तो एक में 12 हो गया, और टोटल कितना हो गया ये अपने पास 12 + 4 दैट इज 16 इंटू 100। सो सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3/4 इंटू 100 75% हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है। सो ये क्वेश्चन था एक। अब इसके दो क्वेश्चंस और हैं जो थोड़े से चेंज हो जाएंगे, ऑल्दो होंगे वो वैसे ही परसेंटेज कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड, बट थोड़ी सी उसकी स्टेटमेंट के अंदर चेंज कर देगा। सो कैसे स्टेटमेंट को चेंज करके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारे पास परसेंटेज कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड। इंसुलिन कंटेन 3.4% बाय मास ऑफ सल्फर, फाइंड मिनिमम मोलिकुलर वेट ऑफ इंसुलिन। सो मिनिमम मोलिकुलर वेट के क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर एक बात याद रखिए, अगर कोई भी सब्सटेंस का मिनिमम मोलिकुलर वेट पूछे तो उसमें एटलीस्ट एक एटम तो उस एलिमेंट का होगा ही होगा। अगर कभी ये बोल देता है कि उसके अंदर 2 एटम है तो आपको 2 लेने पड़ेंगे, लेकिन अगर कुछ नहीं मेंशन करे तो एटलीस्ट एक एटम आप अज्यूम करोगे। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर देख दिया है इसने कोई नंबर ऑफ एटम स्पेसिफाई नहीं किया, तो पूछा है बताओ इसमें मिनिमम मोलिकुलर वेट कितना होगा, तो हम अज्यूम करेंगे कि यहाँ पर सल्फर के एटलीस्ट एक एटम होगा, और एक एटम सल्फर का कितना वेट लेते हैं हम, तो दैट इज 32। तो उसके रिस्पेक्ट में देखिए कैसे करेंगे। सो परसेंटेज ऑफ सल्फर कैसे निकालेंगे, इज वेट ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड मीन्स इंसुलिन कह लें, वेट ऑफ इंसुलिन इंटू 100। सो देखो वैल्यू क्या दी है इसमें, सल्फर की परसेंटेज दी है दैट इज 3.4, जस्ट वैल्यू पुट कर दो। अब वेट ऑफ सल्फर मैंने बताया मिनिमम मोलिकुलर मास निकालना है तो एटलीस्ट एक एटम तो होगा ही होगा। सो नंबर ऑफ एटम एक ले लें, और एक सल्फर का कितना वेट लेंगे हम 32, और ये आ जाएगा अपने पास वेट ऑफ इंसुलिन जो हमें निकालना है इंटू 100। आप इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास जो आएगा वेट ऑफ इंसुलिन दैट विल बी, जो हमारे पास जो ये आंसर आएगा 941.176 ग्राम, और यही उसका मिनिमम मोलिकुलर वेट होगा। जो ये वेट आया है यही उसका भाई मिनिमम मोलिकुलर वेट होगा। तो क्लियर है। तो वापस से सुनिए क्या किया है हमने, एटलीस्ट एक एटम को अज्यूम किया है। एक एटम सल्फर का वेट कितना होगा 1 × 32 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ इंसुलिन दैट इज मोलिकुलर वेट होगा ये यहाँ पर इंटू 100, और ये परसेंटेज ऑफ सल्फर कितना दिया 3.4। ये सोल्व किया तो अपने पास वेट ऑफ इंसुलिन मिनिमम इतना आया, यही मोलिकुलर वेट होगा। अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए इसी के जैसा ऐसे, कैफीन हैज मोलिकुलर मास ऑफ 194 एंड इट कंटेन्स 28.9% by mass of nitrogen. Find number of nitrogen atom present in one molecule of it. One molecule हो गया फिर से। तो हम क्या कहेंगे, percentage of nitrogen that is weight of nitrogen divided by weight of caffeine
into 100। तो सोल्व करो। परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन हमें दिया है, कितना दिया है, दैट इज 28.9। वेट ऑफ नाइट्रोजन देखो भाई, इसने अब बोला है, इसने दिया है इट कंटेन्स इतने परसेंट बाय मास ऑफ नाइट्रोजन, फाइंड द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट। नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम पूछा है। नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम माना मैंने कितने अज्यूम कर लूं, x अज्यूम कर लूं, इनटू एक नाइट्रोजन एटम का वेट कितना होता है 40, डिवाइड बाय वेट ऑफ कैफीन जो कि उसके मोलिकुलर मास के इक्वल होगा, ये 194 इंटू 100। तो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करेंगे x की वैल्यू हमारे पास 4 जाएगी और यही आंसर होगा भी हमारे पास। सो वापस से देखिए, सेम इसी के जैसा अप्रोच की है। इस वाले क्वेश्चन में नीचे वाली वैल्यू पूछी थी, वेट ऑफ इंसुलिन दैट इज मोलिकुलर वेट। यहाँ पर वो मोलिकुलर वेट दे दिया है उसने और पूछा है ऊपर वाली टर्म में कितना नंबर ऑफ एटम होगा। सो सेम चीज की है, वही परसेंटेज हमने लिख दी, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना लेंगे, हमने अज्यूम किया यहाँ x एटम है, इनटू 14, क्योंकि एक नाइट्रोजन के एटम का वेट कितना होगा 14, और डिवाइड बाय वेट ऑफ कैफीन दैट इज मोलिकुलर वेट 194 इंटू 100। तो सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बड़े पसंद है भैया एग्जामिनर को, तो ये दोनों वैरायटी के क्वेश्चंस आप लोग एक बार घर पे फिर से लगा लीजिए, ये बाद में आपको इसमें दिक्कत नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारे पास परसेंटेज के ऊपर बेस्ड। परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट M is 53 in its oxide M2O3। M2O3 इसका ऑक्साइड दिया है, इसमें उसकी परसेंटेज 53 है। इट्स एटॉमिक मास विल बी, मींस उस एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होगा। सेम आप परसेंटेज वाला लगाओ, परसेंटेज ऑफ M बताओ, M2O3 के अंदर परसेंटेज ऑफ M कितनी होगी, वेट ऑफ M दैट इज 2 इंटू x हमने अज्यूम कर लिया उसका एटॉमिक वेट, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का वेट कितना होगा, इसका x अज्यूम किया है हमने, सो 2 इंटू एक्स प्लस 16 इंटू 3 दैट इज 2x प्लस 48, ये वेट ऑफ कंपाउंड हो गया, इंटू 100 कर देंगे। और ये वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, परसेंटेज ऑफ M दैट इज 53 इज इक्वल टू 2x अपॉन 2x प्लस 48 इंटू 100। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो हमारे पास आएगी दैट विल बी 27 और यही हमारे पास आंसर होगा। सो आंसर विल बी 27। तो समझ में आया भाई कैसे अप्रोच किया। हमने सिर्फ परसेंटेज ऑफ M वाला फॉर्मूला लगा दिया, एलिमेंट का एटॉमिक मास x एज्यूम किया, सो वेट ऑफ M कितना होगा इस कंपाउंड के अंदर, दैट विल बी 2x, और पूरे कंपाउंड का वेट कितना होगा 2x प्लस 48, फिर वैल्यू पुट की इनटू 100, वैल्यू पुट की सोल्व किया, x विल बी 27 एंड दैट विल बी। सो नेक्स्ट टॉपिक है भाई हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, दे आर द केमिकल फॉर्मूलाज। जो किस बारे में बताते हैं वो देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें बताता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। मतलब किसी भी कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स का नंबर कितना है, वो एक्चुअल नंबर जो बताता है दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो ये हमें बताता है भाई एक्चुअल नंबर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला उसी सेम कंपाउंड के लिए क्या डिफरेंस लेके आएगा, ये बताएगा यहाँ रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, relative number of atoms of each element in simple atomic ratio। सिंपल एटॉमिक रेशियो में बताएगा, ये बताएगा एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स और ये बताएगा वही डिफरेंट एलिमेंट को रिलेटिव नंबर में, और वो भी सिंपल एटॉमिक रेशियो में। जैसे कि एग्जांपल देखिए, एग्जांपल हम क्या कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हमें याद होता है C6H12O6। इसने एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताया कि कार्बन के यहाँ 6 नंबर होगा, हाइड्रोजन का 12 और ऑक्सीजन का यहाँ पर कितना होगा 6। और यहीं पर अगर हम इसकी बात करें एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज,
तो इसको सिंपल एटॉमिक रेशियो में आप कन्वर्ट कीजिए। अगर इसको काट दे तो सिंपल एटॉमिक रेशियो क्या आएगा, 1:2:1, 6 2 12 एंड 1। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा, C1H2O1। सो इसने देखिए, इसने बताया एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम कि भाई ग्लूकोज में 6 कार्बन होंगे, 12 हाइड्रोजन होंगे, 6 ऑक्सीजन होंगे। और एम्पिरिकल फॉर्मूला ने क्या बताया कि जो रिलेटिव नंबर है वो क्या होगा, अगर 1 कार्बन होगा तो 2 हाइड्रोजन होंगे तो ऑक्सीजन 1 होगा। ये सिंपल एटॉमिक रेशियो में रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताएगा। ये फर्क है भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला में। अब हम इन दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे कि कैसे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं अगर हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है तो। सो देखते हैं उसके बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं विद रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। EF इज एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड MF इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सुनिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज x टाइम ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू x इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब x क्या है, x कैसे निकालते हैं, x इज इक्वल टू मोलिकुलर मास, उसी कंपाउंड का मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, उसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है उसका मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। जैसे ग्लूकोज का मैंने एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला था C1H2O1, अगर आप उसके मास को ऐड कर दो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आ जाएगा, वो वैल्यू पुट कर दो। और उसी का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था C6H12O6, उसकी वैल्यू पुट कर दो, वो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। दोनों को डिवाइड ही कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। और एम्पिरिकल फॉर्मूला को उस x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करते हैं भाई। जो ये अभी हमने कंसेप्ट समझाया था कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला में क्या रिलेशन है, अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया हुआ हो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, देखिएगा इस क्वेश्चन से। बेंजीन हैज एम्पिरिकल फॉर्मूला CH एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन इज 78, फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो देखो कैसे सोल्व करते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें दिया है बेंजीन का, दैट इज CH। तो x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू कैसे बताई थी मैंने, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। वैल्यू पुट करो, मॉलिक्यूलर मास हमें दिया है 78, एम्पिरिकल मास कैसे निकालेंगे, ऐड कर दो, 12 + 1 दैट इज 13। सो काटा, वैल्यू आई 6। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 6। सो अब निकाल दो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहां से क्या कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी 6 इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, दैट इज, पर हम कह सकते हैं इट विल बी C6H6। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन विल बी C6H6। ऐसे सोल्व हो जाएगा भाई, क्लियर। सो एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं भाई। ये क्वेश्चन काफी पूछता है, आपके स्कूल लेवल पे पूछता है और आपके कंपटीशन में पूछता है। सो देखिए, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेनिंग कार्बन 40.69%, हाइड्रोजन 5.08%, ऑक्सीजन 54.23% एंड द मोलिकुलर वेट ऑफ द कंपाउंड इज 118, फाइंड मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब हम कैसे मोलिकुलर फॉर्मूला निकालेंगे अगर हमें वेट परसेंट दी हुई है। सो सबसे पहले हम एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे, उसके बाद हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल देंगे जैसे हमने पीछे किया था। सो देखिए कैसे करेंगे। ऐसे एक टेबल बना लो, एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो दिए थे हमें, परसेंटेज उनकी जो भी दी हुई है ये परसेंटेज होगी भाई। इनका एटॉमिक मास लिख लो, कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16। परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, तो ये वैल्यू आ गई। दिस विल बी द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स।
रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स क्या बताता है, अगर इसके 3.39 है तो इसके 5.08 होंगे और लास्ट वाले ऑक्सीजन के 3.39 होंगे। अब इसको सिंपल रेशो में लेके जाना है। देखो अगर ये रेशो यहाँ सिंपल हो जाता ना, यही हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाता। अगर ये वैल्यू 1 आ जाती, ये 2 आ जाती, ये 1 आ जाती, यही आंसर आ जाता। बट अभी ये कुछ फ्रैक्शंस वगैरह में आई है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इसको सिंपल रेशियो में और ज्यादा थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सो अगर ये 3.39 है तो ये 5.08 है, तो ये 3.39 है। अगर ये 1 हो जाए तो 1 होने के लिए क्या करेंगे, इन सारी टर्म में से जो सबसे छोटी टर्म है उससे सबको डिवाइड कर दो। एक बात सुन लो भैया, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम है, अगर एक चेंज इसमें किया तो सेम चेंज इसमें करोगे, तो सेम चेंज इसमें करोगे। सो हमने सबसे छोटी टर्म से तीनों को डिवाइड कर दिया, 3.39 से तीनों को डिवाइड कर दिया। अब देखो ये चीज थोड़ी सिंप्लीफाई होगी, ये आ गया 1, ये आ गया 1.5, ये आ गया 1। मैंने क्या कहा था, अगर यहां पर सिंपल रेशियो आ जाता 1 to 1 टाइप का कुछ भी, ऐसे डेसिमल वगैरह में नहीं आता, तो यही आंसर एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल देते। यहां नहीं आएगा तो इस स्टेप में आ सकता है, बट इस स्टेप में फिर से डेसिमल रह गया। अब इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए, और ज्यादा इसको होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करो, सबसे छोटे से, जिससे डेसिमल खत्म हो जाए। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। सो अगर चेंज इसमें किया तो सेम इन दोनों में करेंगे, जैसे यहाँ किया था, जैसे यहाँ किया था, सेम चेंज। सो अब हम क्या करेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 से इसको किया तो 2 से इससे किया, ये आगे वैल्यू। यही हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला है। मींस कार्बन का नंबर 2 है, हाइड्रोजन का नंबर 3 है, और ऑक्सीजन का नंबर कितना होगा, यहाँ पर 2 होगा। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ गया भाई हमारे पास, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया, C2 आया था, H का नंबर 3 आया था, और O का नंबर हमारे पास 2 आया था। दैट विल बी द एम्पिरिकल फॉर्मूला। और इस कंपाउंड का अब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू x इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब x की वैल्यू निकालो। x कैसे जाएगा, वही मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास कितना दिया कंपाउंड का, 118 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। एम्पिरिकल मास क्या आएगा, इन तीनों को ऐड कर दो। इन तीनों को अगर आप लोग ऐड करोगे तो हमारे पास जो एम्पिरिकल मास की वैल्यू आएगी दैट विल बी 59, और इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 2। तो x की वैल्यू 2 आ गई। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी 2 इनटू C2H3O2। सो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी C4H6O4। ऐसे आ जाएगा भाई, बोलो क्लियर है। सो हमने क्या किया, इसको निकालने के लिए पहले हमें परसेंटेज दी थी, परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड किया, एटॉमिक मास से डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स आ गया। वो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स अगर सिंपल होल नंबर रेशियो में आ जाए तो वही आंसर है, अगर सिंपल होल नंबर रेशियो में ना आए तो उनमें से जो सबसे छोटी टर्म थी, जैसे 3.39 थी, उसको उससे सबको डिवाइड किया। लेकिन अब जो चेंज एक में करेंगे वही चेंज बाकियों में करेंगे। सबको 3.39 से डिवाइड किया तो एक जगह वैल्यू आई 1, एक जगह 1.5, और कार्बन के ऑक्सीजन के केस में आई 1। उसको होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फाइनली जो वैल्यू आई वही एम्पिरिकल फॉर्मूला हुआ, और आगे उससे हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया। एक क्वेश्चन और इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं भाई। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं भाई इसके ऊपर। देखिए, A compound contains 12.1% carbon, 16.2% oxygen, 71.7% chlorine by mass. Find empirical formula of compound. देखिए, वही सेम टेबल बना ली, एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास, रिलेटिव
नंबर ऑफ एटम सिंपल एटॉमिक रेशियो। एलिमेंट कौन कौन से हैं इस बार? कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। परसेंटेज कितनी दी है? 12.1, 16.2, 71.7। एटॉमिक मास कार्बन का कितना होगा? 12, ऑक्सीजन 16 और क्लोरीन का कितना? 35.5। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, या इसको मोल्स भी कह सकते हो आप एक तरीके से। कैसे मोल्स निकालेंगे? इसको वेट ले लो, इसको एटॉमिक वेट या मोलर वेट की तरह ट्रीट कर लो। सो ये हमारे पास क्या है? 12.1 डिवाइडेड बाय 12, परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करो, 1.01। 16.2 डिवाइडेड बाय 16, वैल्यू जाएगी 1.01। देन 71.7 डिवाइडेड बाय 35.5, वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास? 2.02। ये वैल्यू आएगी भाई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सिंपल एटॉमिक रेशियो क्या जाएगा? सिंपल एटॉमिक रेशियो क्या बताया था? सबसे छोटी टर्म इनमें जो है उससे डिवाइड कर दो। 1.01 से इसको डिवाइड किया 1, सेम 1.01 को 1.01 से डिवाइड किया 1, यहाँ 2.02, इसको फिर से 1.01 से 2, ये हमारे पास हो जाएगा भाई। तो फाइनली सिंपल एटॉमिक रेशियो 1:2। क्या बताया था मैंने? अगर यहाँ भी डेसिमल में वैल्यू आ जाती तो फिर किसी ऐसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करते जिससे सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट होता, बट ये ऑलरेडी ही हो रखा है, सो इसको आगे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, यहीं से एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर? एम्पिरिकल फॉर्मूला विल बी C1, H कितना है, सॉरी O है यहाँ पर, O कितना है 1 एंड Cl कितना है 2, दैट इज CO। ऐसे होंगे भाई ये क्वेश्चन सोल्व। सिंपल सा तरीका है, परसेंटेज को एज ए वेट कंसीडर कर लो, क्योंकि वेट परसेंटेज होती है, तो ये वेट दिया हुआ है, वेट को एटॉमिक मास से डिवाइड करो, इसको मोलर मास ट्रीट कर लो इन एलिमेंट का, और गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो ये मोल्स आ जाएंगे, तो इसको एज ए मोल ट्रीट कर लो भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कई बार एक आधी बार क्वेश्चन में क्या कर देगा, ये वेट की बजाय किसी का नंबर दे देगा, तो ऐसे केस में एटॉमिक मास से डिवाइड नहीं करेंगे, ऐसे केस में हम क्या करेंगे? एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके ये मोल्स निकालेंगे। अगर सभी वेट दे दे तो मोलर मास से डिवाइड करके मोल्स निकलेंगे, अगर वेट की बजाय ये नंबर दे देता है, ऐसे केस में हमें एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, जिसका नंबर दिया है और जिसका वेट दिया है उसको मोलर मास से डिवाइड करके ये मोल्स निकालेंगे, बाकी स्टेप सेम जाएंगे। ठीक है भाई, वो कभी रेयर वैरायटी होती है, कभी क्वेश्चन उसको पूछ लिया तो पूछ लिया, अदरवाइज मेनली 90% केसेस में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। सो आज की क्लास में हमने क्या क्या किया भाई? आज हमने किया सबसे पहले यूनिटरी मेथड के ऊपर, यूनिटरी मेथड की मदद से क्वेश्चंस को सोल्व किया, मोल को निकाला। देन हमने परसेंटेज कैलकुलेशन के बारे में पढ़ा, उसके ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। देन हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, और उसके बीच में रिलेशन क्या थी वो पढ़ी, और फाइनली एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं हम अगर हमें परसेंटेज बाय मास एलिमेंट्स की दी है तो। सो आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे भाई डेंसिटी के बारे में, कि डेंसिटी कितने तरीके की हो सकती है, एब्सोल्यूट डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, वेपर डेंसिटी क्या होती है, वेपर डेंसिटी से फिर मोल कैसे निकाल सकते हैं, मोलिकुलर मास कैसे निकाल सकते हैं, उस सब के बारे में पढ़ेंगे भाई। सो नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा पढ़ के आइएगा मोल्स को, और हर क्लास में आने से पहले एक बार प्रीवियस क्लास को जरूर पढ़ के आए, बिकॉज ये अब 11th और 12th क्लास है, यहाँ हर चीज रिलेटेड चलेगी। ये कोई 10th क्लास नहीं है कि एक चैप्टर हमने केमिकल इक्वेशन का कर लिया तो अगला चैप्टर एसिड एंड बेस आ गया, तो थर्ड चैप्टर हमारे पास, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास कार्बोनेट्स कंपाउंड आ गए। यहाँ वैसा नहीं है, हर चैप्टर रिलेटेड है, और मोल सबसे ज्यादा बेस है। अगर मोल कंसेप्ट ही वीक होगा आपका, आगे कोई भी चैप्टर देख लेना फिजिकल का, कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा।
और मोल स्ट्रांग हो गया तो बाकी के चैप्टर्स भी ऐसे स्मूथली होते जाएंगे। और पढ़ने का, मोल को स्ट्रॉन्ग करने का सिर्फ एक ही तरीका है, मैक्सिमम क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस करो। जितने ज्यादा क्वेश्चंस की, जितनी ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना अच्छे से मोल कंसेप्ट आप सोल्व कर पाएंगे। और हर क्लास में आने से पहले आप प्रीवियस क्लास के लेक्चर को जरूर देख के आए। आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं भाई।